वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। चैनल के इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ, और इसमें हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नेशनल इनकम के बाद अगर कोई सबसे बड़ी यूनिट है और जिसकी मार्किंग सबसे ज्यादा है, वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है या ये पूरी यूनिट जो है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग टाइप के, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, डायग्राम भी है और थ्योरी भी है। अभी तक जो भी हमारी मैक्रो है उसमें हमने या तो न्यूमेरिकल्स करे जैसे नेशनल इनकम में, या थ्योरी पढ़ी थी उसमें कोई भी हमारा डायग्राम नहीं था। गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में हमारे कोई डायग्राम नहीं था, छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत वास्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं और थ्योरी है। इसमें हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज पहली क्लास में इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी नोटबुक अपने साथ रखनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम एक एक क्लास में करने वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हर पॉइंट को नोट करना है, हर डायग्राम को इंस्टेंटली ड्रॉ करना है, जैसे जैसे हम लोग क्लास में करते जा रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज, ये वाली जो यूनिट है ये बोर्ड एग्जाम्स में 12 नंबर की आती है। 12 नंबर मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि 40 मार्क्स का है, तो इट मींस कि 30% तो सिर्फ यही चैप्टर ले गया। पूरी यूनिट 30% ऑफ मार्क्स तो यही वाली यूनिट लेके जा रही है। 40 नंबर का 30% 12 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, अगर आपने ये वाली यूनिट को मिस कर दिया या इस यूनिट को बहुत अच्छे से नहीं समझा, तो आपके वो 12 नंबर 7-8 नंबर पे जाके रुक जाएंगे। ठीक है, आपको हर एक चीज को हमेशा समझ के चलना होगा। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी का नाम ही है कि ये एग्रीगेट का क्या मतलब है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। चलो, हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई तो माइक्रो में भी पढ़ा है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करके चले माइक्रो और मैक्रो में, तो माइक्रो क्या कहता है? माइक्रो बात करता है इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई पर, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, क्योंकि ये जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो किसकी बात कर रहा था? पूरे नेशनल इनकम की, मतलब पूरा का पूरा नेशन। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज आ रही थी, क्या? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहां पर आ रहा था? बहुत सारी जगह पर था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और साथ ही आपको कहां पे देखने को मिल रहा था? जब हम लोग नफिया को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बाहर की भी चीजों को हम लोग इसमें देख रहे थे कि दूसरे देशों से हमारी इनकम कैसे जनरेट हो रही है ना। तो इसी तरीके से हम जब डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो माइक्रो में जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई जो माइक्रो की थी वो किसकी थी? इंडिविजुअल डिमांड, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड और इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई। क्लियर? लेकिन जब हम मैक्रो में आ जाते हैं, मैक्रो में, तो मैक्रो में एक वर्ड आ जाता है, क्या? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट की जब हम सिर्फ बात करेंगे, एग्रीगेट वर्ड क्या है? तो एग्रीगेट का मतलब होता है सम, मतलब ऐड करना। ठीक है, तो डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी, जब हम सबकी डिमांड को ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स एग्रीगेट। ऐसे ही यहां पर हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो यहां एग्रीगेट का मतलब हो गया सम ऑफ। अब इसी चीज के ऊपर ही फोकस करना है कि एग्रीगेट यानी जिसका मतलब हमने बताया सम या ऐड, वो कैसे क्रिएट होती है, वो डिमांड क्रिएट कैसे होती है। ठीक, तो अभी तक जब हम लोगों ने नेशनल इनकम में पढ़ा, तो नेशनल इनकम में 4 सेक्टर्स थे। ये हम लोगों ने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, या जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
उसमें भी हम लोगों ने 4 सेक्टर के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड, है ना, फिर प्रोड्यूसर, है ना, फिर गवर्नमेंट, और फिर आता है हमारा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज है। एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जब हम इन चारों की डिमांड को प्लस कर देंगे, इन चारों की डिमांड को प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? आपका एग्रीगेट डिमांड। व्हेन वी ऐड द डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी, और होल इकोनॉमी में जब आएगा तो वहां पर क्या होगा? डिमांड ऑफ होल इकोनॉमी। तो जब भी हम होल इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो हम इन चारों सेक्टर के बारे में बात करते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन चारों की डिमांड को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आप ये देखो यहां पर नेशनल इनकम, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट का रेफरेंस है वो हमेशा हमें नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ही देखने को मिलेगा। तो वहां पर अगर आपने देखा होगा, एक था एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, अगर याद हो तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम 4 चीजों को ऐड करते थे। पहला क्या? पहला था हमारा हाउस होल्ड, नहीं सॉरी यहां कट है। तो पहला था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जहां पर भी प्राइवेट है तो ये हाउस होल्ड की बात है कि हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर ने खर्चा किया। थर्ड आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम एक और नाम से जानते थे, क्या? बिजनेस एक्सपेंडिचर। और ये किसका हो गया? प्रोड्यूसर का। और इसके बाद आया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं हम? एक्स माइनस एम। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी चीज को डिमांड करेंगे, डिमांड मतलब हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या वर्ड आएगा? एक्सपेंडिचर। क्या आएगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हमने इंपोर्ट भी किया है तो भी क्या हो रहा है? हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो जब डिमांड होगी, व्हेन देयर इज डिमांड, जब भी डिमांड होगी तो हम उसमें क्या करते हैं? अपना एक्सपेंस। तो अगर हमें ये बोला जा रहा है क्या कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड का क्या मतलब होता है? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू बाय a commodity on a given price at a certain period of time। तो ये डिमांड की डेफिनेशन है कि एक बंदा जब किसी चीज को खरीदने के लिए तैयार है एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक गिवन प्राइस पर, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। अब ये सब लोग भी किसी ना किसी कीमत पर उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो जब हम जिस चीज को खरीद रहे हैं तो खरीदने पे हमारा पैसा खर्च होगा, तो खर्च हुआ तो वो किस में चला गया? एक्सपेंडिचर में। तो एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां क्या हुआ कि सपोज हम लोगों ने क्या किया? एक्सपेंस किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किया, यहां पे एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस कह लो या डिमांड कह लो। तो अगर ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किया, हाउस होल्ड ने किया, ठीक, थर्ड किसने किया? आपका प्रोड्यूसर ने।
प्रोड्यूसर ने एक्सपेंस किया, और चौथा आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने एक्सपेंस किया। ठीक है, अब ये एक्सपेंस किया तो ये कहीं ना कहीं जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो किसी ना किसी की तो इनकम बनेगा। ठीक है, अब और इनकम किसकी बनेगा? सप्लायर की। किसकी? सप्लायर। सप्लायर मतलब जो भी इनकी डिमांड की जा रही है उनके कॉमोडिटी को वो सप्लाई भी तो करेगा। तो सप्लायर कौन होगा यहाँ पर? उनका प्रोड्यूसर। ठीक है, तो इनका जो खर्चा है वो इस सप्लायर या इस प्रोड्यूसर की इनकम बन गया। ठीक है, और इस प्रोड्यूसर ने इनको क्या करना है? इनके लिए सप्लाई देनी है। किस चीज की सप्लाई? वट एवर द कॉमोडिटी इज डिमांडेड। जो भी कॉमोडिटी इनके द्वारा डिमांड की गई है वो ये प्रोड्यूसर इनको सप्लाई करके देगा। ठीक है, तो एक तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, वहां तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ABCD बहुत सारे हैं। ठीक है, एक प्रोड्यूसर तो है नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर है। तो जब इन सारे सप्लायर या इन प्रोड्यूसर की सप्लाई को ऐड कर दिया जाता है देन इट बिकम एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां देखो ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर है, और यहां क्या हो रही है? उसकी इनकम। तो इसमें बेटा एक और चीज को समझो, तो अगर हम ये कहें एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम। क्यों? अब इनकम कहां से आया भैया? तो इनकम मेरे बच्चों वहीं से आया जैसे ही हम लोगों ने एक कंज्यूमर, एक गवर्नमेंट, एक प्रोड्यूसर या एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसने जो भी खर्चा किया वो दूसरे प्रोड्यूसर की इनकम हो गई, और वही इनकम क्या बना? आगे जाकर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो इसका जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का यही है। अब जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको इन डेप्थ और ज्यादा जानते जाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर एग्रीगेट डिमांड की हमारे को डेफिनेशन मिलती है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पर क्या मानकर चलना? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि नेशनल इनकम में हमने पढ़ा है कि ओनली द GDP में हम सिर्फ किसको लेते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही काउंट करते हैं। विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। तो अभी हमने बोला था कि डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू बाय अ कमोडिटी ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस लेवल। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे पीरियड कितना है? वन अकाउंटिंग ईयर, मतलब पूरे एक साल में, और एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर जब सारे सेक्टर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं तो उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड एडी इज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी हमने देख लिया एक्सपेंडिचर कैसे है, दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। जब एक पीरियड में सब लोग तैयार हों उस चीज को खरीदने के लिए। इट मींस एडी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मीन द सेम। तो बिल्कुल सेम वही अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको नोट करके चलना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो अभी खर्च हुआ नहीं, जो हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं कि भाई मेरे को इस प्राइस लेवल पर इस चीज को खरीदना है, इसलिए इसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोला गया है। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की। वो खर्चा जो हाउस होल्ड, सरकार और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सब लोग एक समय पर खरीदने के लिए या एक समय पर खर्च करने के लिए तैयार हो किसी पर्टिकुलर डिमांड के लिए, वो कहलाएगा हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और जब हम उसको एक्सपेंड कर देंगे तो देन इट बिकम अवर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डिफाइन, क्योंकि इसी में ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में 4 सेक्टर्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एडी क्या है? सी प्लस ई, जब भी हम यहाँ पे आई हो गया इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा, प्लस गवर्नमेंट, और प्लस एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब भैया ये तो हो गए हमारे चारों कंपोनेंट्स। जब हम चारों कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हमने ये चारों ही लिखने, लेकिन क्लास 12th में हमारे को सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, सी प्लस आई। हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ C प्लस I तक है, ये सब नहीं आएगा, G या X माइनस M नहीं आएगा। हमारे को लिखना पड़ेंगे
चारों कंपोनेंट, लेकिन हमें पढ़ने कितने कंपोनेंट है? सिर्फ 2, C प्लस I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब इनके बारे में जान लेते हैं कंपोनेंट्स को और अच्छे से। प्राइवेट या household consumption expenditure, it refers to the total expenditure incurred by household on purchase of goods and services during an accounting year। अभी हमने देख ही लिया है। Investment expenditure by all private firms on capital goods, जितनी भी हमारी प्रोड्यूसर रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे मशीनरी है और रॉ मटेरियल है, तो इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो किस में चला जाएगा? हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। जैसे फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एटसेट्रा, चेंज इन द इन्वेंटरी। इट इज अज्यूम्ड दैट इन आवर स्टडी दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द ऑटोनोमस एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी लेवल ऑफ इनकम। अब ये ऑटोनोमस जो वर्ड आया है, इसको हम अभी आगे 1-2 क्लासेस में समझेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड ऑफ द इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमी की नीड होती है, जैसे सड़कें हैं, फ्लाईओवर है, रेलवे है, तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब इसमें पूरा होती है। इंकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर टू मीट पब्लिक नीड लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस एटसेट्रा। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आ जाती हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिकेट डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंपोर्ट क्या होता है? जब हम दूसरे देशों से सामान को मंगाते हैं। तो इन चीजों पर भी जो भी खर्चा हो रहा है वो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड का है। तो बेटा एक चीज दोबारा से समझ लेना, इसके 4 कंपोनेंट है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, लेकिन क्लास 12th में ये दोनों चीजों के बारे में हमने डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। हमने सिर्फ C और I के बारे में ही स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसमें अब एग्रीगेट डिमांड, जब भी हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? C प्लस I। तो C क्या हो गया? आपका कंजम्पशन। क्या हो गया बेटा? कंजम्पशन। और I क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है, कंजम्पशन इज डन बाय हाउसहोल्ड, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, C प्लस I के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें एक टेबुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हमारे को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस बुक में, इस टॉपिक में हमारे पास बहुत सारे टेबुलेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और डायग्राम्स हैं। तो आज की क्लास हम लोग एडी को ही पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे। तो एडी, अब एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये किससे इंपैक्टेड हो रहा है? इनकम से। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो भी हम खर्चा करेंगे वो सामने वाले की इनकम हो जाएगी। तो लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, लेट्स बिगिन इट विद 0, 100, 200, 300, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब इस चैप्टर में ना हर लेवल पे हमारे को एक टेबुलेशन को पढ़ना है, तो हम एक ही तरीके का टेबुलेशन लेकर चल रहे हैं। हम इसको चेंज नहीं करने वाले, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो गया सर, पिछली क्लास में तो हमने कुछ और किया था और अब वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, हम एक सिंपल वे में एक ही टेबुलेशन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहां हम कंजम्पशन रखते हैं। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है, कंजम्पशन। तो जब भी कंजम्पशन आएगा तो हमने मान के चला कि यहाँ पे 40 का कंजम्पशन है। ठीक, अब यहाँ आप एक चीज को देखो कि लेवल ऑफ इनकम तो 0 है, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर कर रहे हैं। हम कुछ कमा नहीं रहे, इनकम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर कर रहे हैं। तो सर ऐसे कैसे हो गया कि हम कुछ नहीं कमा रहे लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं? तो बेटा एक तो ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर क्या है?
कि अगर हम जीवन जीना है, चाहे हम कुछ कमाएं या ना कमाएं, हमारे को अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करनी है, और वो बेसिक नीड बिना कमाए भी पूरी हो सकती है। हमारा कोरोना का टाइम चल रहा था, वी वर सिटिंग एट होम, वी वर नॉट वर्किंग एट ऑल द पीपल वर सिटिंग एट होम, बट देन ऑल्सो वी वर कंज्यूमिंग समथिंग, तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर कर रहे थे। कब? कोरोना के टाइम पर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बच्चे, आप लोगों की कोई इनकम तो है नहीं, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट इवन देन ऑल्सो यू आर कंज्यूमिंग समथिंग। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। नंबर वन, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट zero level of income there is some consumption, there is some consumption। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, at zero level of income the consumption of zero level of income is known as autonomous consumption, autonomous consumption। ठीक है, और थर्ड थिंग, जब भी हम इसको डिनोट करेंगे, किसको डिनोट करेंगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर सी एंड बार। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये तीन चीजें बार बार नोट करके चलनी है आपने। पहला क्या? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन, द कंजम्पशन ऑफ जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको हम लिखेंगे कैसे? स्मॉल लेटर सी बार की तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या कि सपोज आपकी जो कंजम्पशन है, जब आपने इनकम जनरेट करा तो आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, आपने कंजम्पशन को इंक्रीज कर दिया। एज द लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन राइजेस, क्योंकि भैया आप कुछ ना कुछ तो और एक्स्ट्रा खाओगे ना। फिर हमने क्या किया? इसको और बढ़ा दिया, इसको और बढ़ाया। ठीक है, 140 से ही हम इंक्रीज करते चलते हैं, 160, 200, फिर 240 और 280। ठीक है, तो इस तरीके से इनकम बढ़ती गई। अब चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस द लेवल ऑफ कंजम्पशन आल्सो राइजेस। ठीक है, अब यहाँ बात आती है किसकी? जब भी हम एडी के बारे में बात करेंगे तो एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई हो गया। एडी क्या है? सी प्लस आई। अभी हमने आई तो लिखा नहीं है, तो आई को हम लिखकर चलते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हो गया 100, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है और तब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो दैट इज आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? व्हेन even at zero level of income there is some investment and that investment remain constant at each and every level। हर एक each और every level पर ये हमेशा constant रहने वाला है। ठीक है, वैसे जनरली ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, बट इसमें हमने एज्यूम किया है। क्लियर? अब एडी कैसे कैलकुलेट होगा? तो एडी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इक्वल्स टू सी प्लस आई। इन दोनों को ऐड कर दो, 140, 180, 220, 260, 300, 340 और 380। ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और एडी हो गया। तो एडी कैसे कैलकुलेट हुआ? सी प्लस आई करके। ठीक, अब यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका डायग्राम देखेंगे। ठीक है, एक बारी और आप दोबारा से समझो। जीरो लेवल 100, 2, 3, 4, 5, 6। कंजम्पशन हमारे जीरो लेवल पर कुछ ना कुछ है, हमने मान के चला और इसको 40 से ही इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी जीरो लेवल पर भी 100 कांस्टेंट है। ठीक है,
इसके बाद एडी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे को एडी का वैल्यू मिलेगा 140, 180, 220, 260, 300, 340 और तो आगे एक बारी और इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबुलेशन को जल्दी से। y 0, 100, 2, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, कंजम्पशन, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे कुछ ना कुछ कंजम्पशन है और इसको हम 40 से इंक्रीज करेंगे, 180, 120 और कितना हो गया 160, 200, 240 और 280। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट 100, 100, 100 एट ईच एंड एवरी लेवल। ठीक, अगेन दिस इज नॉट इन रियलिटी, ये एक इमेजिनेटरी है, हमारे को आपको समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया है कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो सके। एडी, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे सी प्लस आई तो 140, 180, 220, 260, 300, 340 और 380। ओके, अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। अब इसमें हाईएस्ट है 280, इसमें हाईएस्ट है 380। क्लियर, और इनकम नहीं, अभी हम एडी का डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कितना 50-50 का भी गैप ले लेते हैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो इनकम, अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कर्व तो ईच एंड एवरी लेवल कांस्टेंट हो गया। अब जैसे ये हम 100 पे पहुंचे, यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे कंजम्पशन लेवल। कंजम्पशन कहाँ से शुरू हो रहा है आपका 40 के लेवल से, यहाँ से। तो 0 पर ये 40 है, 100 पर कितना है 80, 200 पर कितना है 120, 300 पर कितना है 160, 400 पर कितना है 200, 500 पर कितना है 240, 600 पर 280। ठीक है, तो ये आपका कंजम्पशन लेवल ये इस तरीके से जाएगा सी। क्लियर, और एग्रीगेट डिमांड कहाँ से शुरू हो रहा है 140 से, तो यहाँ से शुरू होगा और ये भी पूरा इस तरीके से जाएगा। तो AD इक्वल्स टू C प्लस आई, ये कंजम्पशन कर्व हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो हमारा कंजम्पशन कर्व है, जो हमारा AD का कर्व है, वो हमेशा C के कर्व से ऊपर होगा, क्योंकि इसमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्लूडेड है। जबकि कंजम्पशन कर्व जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन। ठीक, अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। AD इक्वल्स टू C प्लस आई अभी हमने पढ़ा है। AD इज अज्यूम्ड टू बी फंक्शन ऑफ ओनली कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ही हमने पढ़ना है, ये 12th में हमारे सिलेबस में इतना ही है। पॉजिटिव कंजम्पशन, इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0 देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज 0. It happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves even if income is 0 level of income पर भी हमें कुछ ना कुछ कंजम्पशन को करना है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, तो वो क्या है अपवर्ड होगा। क्यों होगा? ये देखो, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, विद हाउएवर प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम। अब जितनी इनकम बढ़ रही थी हमने उससे कंजम्पशन कम बढ़ाया है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ इनकम रिमेन फॉर सेविंग। ठीक है, कि some people start saving a part of their income. अब autonomous investment curve क्या है? The second consumption investment expenditure is straight line parallel to x-axis. It is assumed to be independent level of the income. चाहे income level कैसा भी हो, बढ़े घटे या कुछ भी हो, वो हमेशा एक यहाँ कट लग जाएगा।
चाहे इनकम लेवल कुछ भी हो, हमारा कंजम्पशन लेवल बिल्कुल सेम, सॉरी इन्वेस्टमेंट लेवल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने एडी के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बस एक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है कि अपने साथ अपनी नोटबुक, रजिस्टर, पेन सारी चीजें लेकर बैठो ताकि आप सारी चीजों को नोट करते हुए चलो। अगर आप नोट करके नहीं चलोगे तो इस यूनिट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप नोट करोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे फिट, रिमेन हेल्थ एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।